इंडिया गठबंधन भारी पड़ चुका है। हाँ। पड़ेगा नहीं, पड़ चुका है। गठबंधन की सरकार मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। हमारे लिए तो बीजेपी जीरो है। सरकार जो है ना 8-10 साल बाद बदलनी चाहिए एक बार। अब इन्होंने खा लिया है, अब दूसरे को खाने का मौका दो। मोदी बहुत बेकार है, कहने का मतलब ये कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। डंके की चोट पर 400 पार का ऐलान तो अभी भी जारी है। डंके की चोट इन्होंने अब इतनी करी है कि वो डंका ही फट चुका है। अब वो डंके को लगातार डंडन डंडन करे जाओगे तो डंका भी फट जाता है। वो डंका फट चुका, डंका 4 का डंका फट गया है। तो एनडीए हारेगी, हारेगी, कोई गारंटी नहीं है उनकी। हाँ, वो सब सड़े फेंकू चंद है इस देश के। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। यूसी 2024 में किसकी है कितनी तैयारी और कौन पड़ेगा किस पर भारी, जनता के बीच हम जानने निकले हैं। 2024 के चुनाव में एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच, जनता के बीच किसका माहौल है, चलिए सीधे पता कर लेते हैं। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे, एनडीए वर्सेस इंडिया कौन किस पे भारी पड़ेगा? इंडिया गठबंधन भारी पड़ चुका है। हाँ। पड़ेगा नहीं, पड़ चुका है। आपने भी लेटेस्ट एक सर्वे देखा होगा, आरएसएस का एक इंटरनल सर्वे निकल के आ रहा है जिसमें 180 सीट की भविष्यवाणी व्यक्त करी जा रही है। उसमें कि लगभग बीजेपी 180 सीटों पे लगभग सिमट जाएगी। जो आरएसएस का सर्वे है वो बड़ा चौंकाने वाला सर्वे है, जिसको अभी योगेंद्र यादव वगैरह काफ़ी लोगों ने उसको पब्लिश करा है, ट्वीट करा है। तो अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत कहाँ पहुँच चुकी है। और रही बात इनकी जिस जगह पर जा रहे हैं, राजस्थान में जा रहे हैं, तो वहाँ इनके मंत्रियों को और संतरियों को इनको वापस भेजा जा रहा है। वहाँ इनको जूते पड़ रहे हैं। हरियाणा में गए, वहाँ इन्हें भगा दिया गया। जेजेपी के लोग वहाँ पे गए अपने वोट मांगने, उन्होंने कहा तब तो तुम हमारे किसानों को आतंकवादी कह रहे थे, भागो यहाँ से, कोई वोट नहीं मिलता। वहाँ इनको लात पड़ रही है उल्टी। पंजाब में जा रहे हैं तो इनको बैंड बज रहा है। कहीं भी इनको कोई पूछताछ करके राजी नहीं हो रहा। इनको पैसे बढ़िया जी बढ़िया। हाँ, अब कोई भी पूछ नहीं रहा है। 400 पार का नारा यूपी में भी आपने देखा होगा, राजपूत समाज पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो गया। उधर इन्होंने करनी सेना के अध्यक्ष वो जो है पगड़ी गिरा दी वहाँ पे गुजरात में, आपने वो देखा होगा। वहाँ सारा समाज इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। तो कैसे लाएंगे ये सीटें? नहीं लाते अब ये सीटें, हो गया इनका काम तमाम, गए ये काम। लेकिन डंके की चोट पर 400 पार का ऐलान तो अभी भी जारी है। डंके की चोट इन्होंने अब इतनी करी है कि वो डंका ही फट चुका है। अब वो डंके को लगातार डंडन डंडन करे जाओगे तो डंका भी फट जाता है। वो डंका फट चुका, डंका 4 का डंका फट गया है। अब ये मामूली जो डंका बज रहा है वो सिर्फ पेड मीडिया, जिसको कहते हैं पेड मीडिया, नेशनल मीडिया, जो पेड मीडिया है उसके थ्रू बज रहा है। और गुब्बारे की हवा निकल चुकी है, लेकिन हवा धीरे धीरे निकल रही है और अल्टीमेटली चुनाव के रिजल्ट आते आते ये सारे गुब्बारे की हवा निकल के खत्म हो चुकी होगी। अच्छा, विपक्ष ने यानी कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने 5 न्याय और 25 गारंटियां लॉन्च कर दी। क्या कितना असर पड़ेगा इन गारंटियों? असर पूरा बढ़ गया जी। देखिए, सच से भरा हुआ घोषणा पत्र है। उसमें कहीं भी मैंने पूरा घोषणा पत्र पढ़ा, 5 गारंटियों को पढ़ा, न्याय उनको पढ़ा, न्याय को पढ़ा, 25 गारंटियों को पढ़ा। सारी डिटेल मैंने उसकी आराम से पढ़ी है, हर चीज़ में कहीं कोई मुझे उसमें कमी नहीं है। उन्होंने सीधी सीधी बात करी कि हम 30 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। ठीक है जी, तो जेन्युइन बात है। जितनी जो नौकरियां जनरेट हो सकती है उतनी ही मिलेंगी। उन्होंने 2 करोड़ का वादा नहीं करा कि हम 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। उन्हें पता है कि सरकारी तौर पे 2 करोड़ नौकरियां नहीं निकलती प्रतिवर्ष, जिसका इन्होंने जैसे 2014 में मोदी जी ने वादा करा। उनको पता है कि 30 लाख वैकेंसी ही निकलती हैं केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में मिला के सब जगह से। तो 30 लाख का ही उन्होंने वादा करा कि हम 30 लाख भर्तियां करेंगे। उन्होंने उसके बावजूद ये भी दिया कि हम महिलाओं को, आधी आबादी को 50% आरक्षण देंगे नौकरियों में। जाहिर बात है, महिलाओं के उत्थान की सोचते हैं, तो सीधी सी बात है उनकी गारंटी है तो वास्तव में। और हर 1 लाख महिला को 1 लाख रुपए सालाना भी देंगे। जो ग्रेजुएट हो जाएगा, डिप्लोमा धारक होगा, उसे भी हम इंटर्नशिप के तौर पे 1 लाख रुपए पहले साल के लिए देंगे ही देंगे, गारंटीड, जिससे वो अपने आप को बेरोजगार ना महसूस करे, कुछ अपना उसका काम धंधा चल सके। जाहिर बात है, कोई ऐसी बात नहीं। और ये चीज़ें पूरी होने में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई खजाने पे इतना बड़ा बोझ नहीं पड़ने वाला, कोई समस्या नहीं आने वाली। अच्छा, ध्रुव राठी का एक वीडियो इस बीच में जमकर वायरल हुआ। उन्होंने बता दिया कि लोकतंत्र खतरे में है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि 80% आप मान के चलिए खतरे में। क्या सच में लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल है जी। अब आप यूट्यूब चैनल से, मैं आपके यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ। एक अभी हमारे बोलता हिंदुस्तान नाम का एक यूट्यूब चैनल था, सरकार विरोधी खबरें चलाता था, बंद कर दिया। उसके बाद एक मैंने सुना है नेशनल दस्तक नाम का नोटिफिकेशन दे दिया, नोटिफिकेशन इशू कर दिया। एक आर्टिकल 19 था, उसको बंद करने की तैयारी चल रही है, उसे नोटिफिकेशन दे दिया। और इसी तरह के तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनकी रीच कम कर दी गई है। जो फेसबुक पे अपना पेज चलाते थे उनकी रीच कम कर दी गई है। अगर किसी फेसबुक पेज पर 50,000 व्यूअर्स आते थे तो आज वो 500 भी नहीं रह गए हैं। इतनी उनकी व्यूअरशिप कम कर दी है। वो जाता ही इन लोगों के पास, फीड में ही नहीं जाता उनके, तो देखेंगे कहाँ से लोग वो। तो ये तानाशाही है, एघोषित तानाशाही है। इस बारे में मैं इंदिरा गांधी जी को कहता हूँ, वास्तव में वायरल लेडी थी। उन्होंने तानाशाही अपनी दिखाई, उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो ठोक के तो लगाई, मैं इमरजेंसी लगा रही हूँ।
मतलब अभी भी आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। मैं बिल्कुल कहता हूँ जी, मैं कह रहा हूँ ना, आयरन लेडी को मैं इसीलिए याद करता हूँ कि उन्होंने कम से कम सीना ठोक के तो आपातकाल लगाया। मैं आपातकाल लगा रही हूँ, बोलो। और ये तो अघोषित आपातकाल है। बोलने पर पाबंदी, बात करने पर पाबंदी, प्रदर्शन पर पाबंदी, संसद में बोलने पर पाबंदी। पिछले साल आपको याद ही है 143 सांसद किस तरह से सस्पेंड कर दिए थे बोलने के लिए। किसानों को खालिस्तानी ठहरा दिया गया। छात्र नौकरियां मांगने गए, उन्हें डंडे मार मार के भगा दिया गया। पूर्व फौजी अपनी पेंशन मांगने की बात करने जाते हैं तो उन्हें देशद्रोही ठहरा दिया जाता है। पहलवान बहन बेटियां इधर धरने पे बैठती हैं, अपने उसके लिए, हक के लिए आवाज़ उठाती हैं, अपने न्याय के लिए, यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, उन्हें बदचलन ठहरा दिया जाता है। ये तानाशाही नहीं तो और है क्या ये इसके अलावा। अब आप लगातार देखिए, अभी चुनाव शुरू होने से पहले सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसकी शॉर्ट फॉर्म अब हो चुकी है केचुआ। केचुआ केचुआ होता है बिना रीढ़ का प्राणी। उसने सबसे पहले डायरेक्शन जारी करी राहुल गांधी जी के लिए कि राहुल गांधी जी कोई भी ऐसी बात ना बोले कि जो इलेक्शन को प्रभावित करती हो और गलत बात ना बोले। ठीक है जी, बोल के उनके लिए डायरेक्शन जारी कर दी। अब जो मोदी जी भी रैली में लगातार मुस्लिम लीग की बात उठा रहे हैं, धार्मिक आधार पर बात उठा रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि जो राम के नहीं गए वो तुम्हारे किस नाम से होंगे, धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से भी गलत है ना। तो अब कहाँ सोया पड़ा है वो केचुआ। अब अगर कांग्रेस की गारंटी कुछ मेरठ में अरुण गोविल हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, बकायदा श्री राम की फोटो लेके साथ में चलने अपने। क्या धर्म के आधार पे वोट मांगना अनैतिक नहीं है? बताइए, ये तानाशाही नहीं है तो क्या? लगातार उनकी कंप्लेंट्स गई हैं, इसी को कंप्लेंट गई, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट गई है, कोई एक्शन नहीं है, सोया पड़ा इलेक्शन कमीशन आराम से। क्यों? तानाशाही चल रही है ना। अभी आप एक कंप्लेंट किसी भी अपने नेता की, विपक्षी नेता की जरा सी भी आप कंप्लेंट देखो, 12 घंटे का नोटिस थमा दिया उन्हें। महुआ मोत्रा को 12 घंटे का, 12 घंटे में आप जवाब दो। खड़गे साहब को जवाब दे दें, 12 घंटे में जवाब दो। राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया, 12 घंटे में जवाब दो। बाकी ये जो कर रहे हैं ये नहीं है, तो ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है ये? देखिए जी, पीएम पद का चेहरा तो मैं तो सीधा सीधा साफ कहता हूँ राहुल गांधी जी हैं। और बाकी पार्टियां भी इस बात को मानती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी मानती नहीं है, सबको पता है सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही उभर के आएगी। और ये बात पहले से तय है, आओ ये बात पहले से तय है कि जो सबसे ज़्यादा सीटें लेके आएगा उसी पार्टी का चेहरा जो है प्रधानमंत्री के तौर पे पेश करा जाएगा। और रही बात, आज से करीब मैं बार बार उस चीज़ को भूल जाता हूँ, हर रोज़ ये सवाल आता है। वो कटिंग मैंने आपको दिखाई थी पहले भी, आपको याद होगा। अमित शाह जी का साफ साफ बयान था कि जनता तय करेगी प्रधानमंत्री राहुल होंगे या मोदी। तो क्लियर है, जब उन्हें पता है कि सामने चेहरा ये है तो ये बार बार पूछना बेकार है। और रही बात, इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, इंडिया गठबंधन आने वाला है और हर हालत में आएगा। विपक्ष की कितनी सीट है? क्योंकि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही, तो विपक्ष का आम जनता के तौर पे कितने? बीजेपी नारा दे रही है 400 पार का। बीजेपी के नारे की हवा उनकी पेरेंटल पार्टी जो आरएसएस उसने ही खोल दी। आरएसएस का सर्वे सामने आ गया कि 180 सीट लगभग इनके पास आएंगी। अब वो सर्वे डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं उनकी हालत खराब है तो डिक्लेयर कैसे करेंगे? लेकिन चोरी छुपे कहीं ना कहीं से चीजें निकल आती है ना, मीडिया में चल नहीं रही वो चीज। अच्छा, विपक्ष की कितनी सीटें आएंगी, क्या लगता है? शर्मा बहुमत से ऊपर। ये तो दोनों पहलवान है, देखो कौन किस पे भारी पड़ता है। जनता क्या सोच रही है, बीजेपी या विपक्ष? अब जनता को आप ज्यादा जानते हो। आप जनता नहीं है। मैं जनता हूँ, मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ। आप अपने बारे में बताइए, आप अपने बारे में, आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि सरकार जो है ना 8-10 साल बाद बदलनी चाहिए एक बार। अब इन्होंने खा लिया है, अब दूसरे को खाने का मौका दो। इन्होंने विकास किया है या खाया है? दोनों काम करते हैं। जब तक विकास नहीं होगा खाएगा कैसे? समझ रहे हो ना? पहला कह रहे खाना तो सिर्फ विपक्ष ने किया है, यानी कि भ्रष्टाचार तो केवल ईडी सीबीआई उन पे ही पड़ रही है। नहीं, सारे करते हैं। आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आप कोई मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आप भी करेंगे, कोई भी बन जाएगा वो भी करेगा। बदनाम तो केवल विपक्ष हो रहा है। जवाब देंगे आपको। मेरी बात सुनो, बदनाम तो कोई भी हो सकता, चाहे किया हो चाहे ना किया हो, वो एक अलग चीज है। बदलाव चाहती है आप? बदलाव चाहते हैं इस बार? हाँ, बदलाव एक बार हो जाए, अब दूसरों को भी मौका मिले खाने का। बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। 1 मिनट, हाँ, क्या नाम है आपका? शिवा ठाकुर। शिवा ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? शादरा के रहने वाले हैं। बताइए, एनडीए वर्सेस इंडिया, यानी कि बीजेपी वर्सेस विपक्ष, कौन किस पे भारी पड़ेगा 24 चुनाव में? एनडीए हारेगी। कारण के साथ बताइए क्यों ऐसा? मैं सबसे पहले तो ये बात बोलना चाहता हूँ, जो मोदी जी कह रहे हैं ना 400 पार, सबसे पहली बात तो जिस देश में इतना आंदोलन हो रहा है, किसान परेशान है, हमारे देश का युवा परेशान है बेरोजगारी से, स्पोर्ट्समैन परेशान है हमारे देश में, इतना ज्यादा परेशान होने के बाद भी मोदी जी यूँ कह रहे हैं ना कि हम 400 पार है, तो वो पब्लिक के उस पर नहीं बोल रहे। कोई गारंटी नहीं है उनकी। वो सबसे बड़े फेंकूचंद है इस देश के। फेंकूचंद है वो। हाँ, सबसे बड़े झूठे नेता, सबसे बड़े झूठे नेता है वो। उनसे बड़ा कोई झूठा नेता आज तक दिखा ही नहीं मुझे। क्या क्या झूठ बोल दिया आपसे? कितना झूठ नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला देश में, बताओ ना। राशन देने का, राम मंदिर देने का, दोनों वादा पूरा।
बोलिए राशन से क्या हो रहा है बताओ, कितना राशन दे दिया, किसको दे दिया? कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन। राम मंदिर बना, चलो खुशी की बात है, राम मंदिर बना, कितनों को रोजगार मिला? बताइए किसको रोजगार मिला है क्या यहाँ पर किसी को? जनता इतनी परेशान हो चुकी है इस टाइम मोदी से, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मोदी जी आए। हम बिल्कुल नहीं चाहते मोदी आए। क्या नाम है आपका? विशाल ठाकुर। हाँ विशाल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शादरा। क्या लगता है एनडीए वर्सेस इंडिया किसको मजबूती से देख रहे हैं 24 चुनावों में? मैं अपनी नज़र से, अपनी ओपिनियन से देखूं तो मुझे इंडिया ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इंडिया मतलब गठबंधन जो है। गठबंधन की सरकार मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि देखो, स्वतंत्रता है ना, हर जगह होनी चाहिए। 2024 के इलेक्शन एक हमारे पास एक लास्ट मुद्दा है, और लास्ट ही मैं तो ये बोलूँगा 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, वो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है कि अगर हम सरकार को उठा सकते हैं उठा दें, या गिरा सकते हैं तो गिरा दें। क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर 2024 के बाद भी बीजेपी आती है तो हम 2024 के बाद भी इलेक्शन कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है? पूरा लोकतंत्र खतरे में है। पूरा लोकतंत्र खतरे में है। क्यों? क्योंकि आज कोई भी बंदा, देखो बोलने की आज़ादी सबको है, हम में से रिक्शे वाले को भी है, बड़े बिजनेसमैन को भी है, मुझे भी है और आपको भी है। अगर बोलने वाला ही नहीं रह जाएगा, उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी, तो कहाँ का लोकतंत्र रह जाएगा? मतलब बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। बोलने की आज़ादी सीधी सीधी छीनी जा रही है। और देखो 370 राम मंदिर, इनके अलावा कोई भी इनके पास दूसरा विकल्प नहीं है जिससे ये चुनाव में मुद्दा बना सके। ठीक है, देश को देखो, राम मंदिर बन गया, उसमें अधिकार मेन किसका था? सुप्रीम कोर्ट का। बीजेपी का तो कोई लेना देना ही नहीं था। ये था कि बस इनकी सरकार आते आते इतने सारे काम आते आते हो गए हैं कि बीजेपी जब आई तो 370 भी हटी और राम मंदिर भी बना। 370 में ए अपार्टमेंट भी था और बी अपार्टमेंट भी था। अभी तक ए नहीं हटा है, बी हटा है। इसके अंदर बी भी गुमराह करने का प्रयास किया है जनता को। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप लोग ना बेल्ट से साथ चुनाव करा लो, मोदी 50 सीटें नहीं ले सकते। हाँ, मोदी 50 सीटें भी नहीं ले सकता, बेल्ट के साथ कराई, बैलेट पेपर में। हाँ, मोदी लेकिन क्या रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है बीजेपी का। कौन सा डंका? मैं खुद फ्रांस का हूँ। हाँ। मैं सिटीजन हूँ, इसको बाहर कौन पूछता है? अच्छा, हाँ, आप फ्रांस के हैं, कह रहे हैं फ्रांस के, तो क्या डंका बज रहा है बता दीजिए। नहीं, कोई डंका नहीं इसका। इसको बोल दे कि मार्केट के अंदर ये मार्केट है ना, इनके 2 मेंबर नहीं बन सकते। बेल्ट के करवा के देख लो। बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाए तो ये कहना है बीजेपी जो है नहीं जीत पाएगी। एनडीए वर्सेस इंडिया यानी विपक्ष और बीजेपी में कौन किस पे भारी पड़ेगा? हमारे लिए तो बीजेपी 0 है। अब कारण के साथ बता के जाइए। कारण है कि कुछ कर ही नहीं रहा है सरकार। क्या कर रहा है? देश डुबा के बैठा है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। नौजवानों के लिए बर्बाद होकर बेल्ला घूम रहा है इधर उधर। क्या कर रहा है मोदी हमारे लिए? जो अच्छा नेता है उसको अंदर ठूस दे रहा है। जो नहीं सुनेगा चलो जेल के अंदर। विपक्ष तो भ्रष्टाचारी है और रहने दो, ज्यादा नहीं बोले। मतलब तो क्या लग रहा है विपक्ष वर्सेस मोदी बहुत बेकार है, कहने का मतलब ये कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। ये देखिए, ये जनता है, क्या लगता है किसका माहौल देख रहे हैं? मैम वैसे तो जो काम करेगा उसी का माहौल है। वैसे जो इस टाइम जो है वो कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। ठीक है, क्यों जरूरत है कांग्रेस की? जरूरत यह है कि मोदी ने कुछ नहीं किया है, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। आप एक बताइए कि बुजुर्गों के लिए क्या है? वो थोड़ा सा मतलब ऊपर चढ़ाते हैं, फिर अब इलेक्शन के टाइम में उसके बाद वो नीचे कर देते हैं, फिर वही हाल हो जाते हैं। क्या फायदा? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के टाइम में महिलाओं को भी सब कुछ था, भाई सिलेंडर भी, जो उनकी रसोई थी वो भी भरपूर थी। ठीक है ना जी, युवाओं के लिए भी रोजगार था, सब चीज एक्यूरेट था। मतलब इस बार क्या 2024 में जनता बदलाव करेगी? बदलाव बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि वो बदलाव करें। बदलाव होगा या नहीं? बिल्कुल नहीं होगा जी। नहीं होगा। हाँ, आपको क्या लगता है? बदलाव नहीं होगा। जैसे कहते सिलेंडर के बारे में, कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर हमें बड़ी आसानी से मिलता था। ये कौन सी दुनिया में है कि उस टाइम सिलेंडर बड़ी आसानी से मिलता है? दिहाड़ी तोड़ के 2 दिहाड़ी तोड़ के लाइन में लगना पड़ता था जाके, तब जाके सिलेंडर मिला करता था। कहाँ पे है ये? हाँ, तो जनता की अपनी अपनी राय है और हम तमाम जनता से इसलिए पता कर रहे थे कि हमें पता चल जाए कि बीजेपी के 400 पार का नारा और विपक्ष का एकजुट होना जमीनी स्तर पर कितना असरदार है। तो ये था जमीनी स्तर का सच्चा, सरल, संपूर्ण सर्वे। आप लोग भी मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।